नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज हम बात करेंगे फूड की राजनीति की। आज देश भर में ईद का पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। शांति और भाईचारे के लिए दुआएं भी की जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सहित कई बड़े नेताओं ने ईद के मौके पर लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है कि ये त्योहार लोगों को एक सामंजस्यपूर्ण, शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। वहीं पीएम मोदी ने ईद की बधाई देते हुए कहा है कि ईद उल फितर की शुभकामनाएं। यह शुभ अवसर हमारे समाज में एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ाए, सभी को अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिले। वहीं ईद के मौके पर सीएम ममता बनर्जी ने भी राज्यवासियों को संबोधित किया, लेकिन वे इस मौके पर सियासत करना नहीं भूली। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की स्थिति ठीक नहीं है, हम आपको रोते हुए देख नहीं सकते। ममता बनर्जी ने कहा कि हमें डरना नहीं है और लड़ना है। अमन की बात कर रहे हैं, हमें एक साथ लड़ना है। बंगाल में सबसे ज्यादा एकता है, हम डरपोक नहीं हैं, हमें लड़ना आता है। कोलकाता के रेड रोड पर लोगों को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि देश में आइसोलेशन की राजनीति चल रही है, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है। आज देश में जो फूट डालो राज करो की नीति चल रही है वो ठीक नहीं है। अलगाव की राजनीति भी चल रही है, वो भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि हम एकता चाहते हैं, हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा चाहते हैं। दरअसल देश में पिछले कुछ दिनों से सांप्रदायिक हिंसा के मामले तेजी से बढ़े हैं, चाहे हनुमान जयंती की बात हो या फिर हनुमान चालीसा का जो मामला हो, लाउडस्पीकर विवाद हो या फिर धार्मिक जुलूसों पर पत्थरबाजी का मामला हो। दो समुदाय के बीच नफरत की कई घटनाएं सामने आई है। विपक्ष ने पीएम मोदी से देश में माहौल को देखते हुए शांति का संदेश देने की मांग की थी। हालांकि बीजेपी ने ममता के बयान पर तंज कसा। शहनवाज हुसैन ने कहा कि वे भ्रम फैला रही हैं और सवाल ये है कि ममता के मोदी सरकार और भाजपा पर कितने गंभीर आरोप है। क्या वे खुद इस मुद्दे पर सियासत कर रही हैं? क्या वाकई देश का माहौल खराब हो रहा है? फूट डालो और शासन करो की नीति चलाई जा रही है? करेंगे इन तमाम सवालों की पड़ताल। तो ईद का दिन है, ईद के त्योहार के मौके पर एक दूसरे को बधाई देने का जहां सिलसिला जारी है, तो वही इस मौके पर सियासत करना भी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नहीं भूल रही हैं। और यही वजह है कि जहां लोगों को बधाई दी जा रही है तो वहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार देखा जा रहा है, जो ये बताता है कि राजनीतिक पार्टियां कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ती। और इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रमाकांत मिश्रा जी हैं, लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है रमाकांत जी आपका। रामप्रकाश पांडे जी हमारे साथ है, लीडर है टीएमसी के। आपका भी बहुत स्वागत है। रामप्रकाश पांडे जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। पांडे जी, ममता बनर्जी को क्यों ऐसा लगता है कि देश में अलगाववाद हो रहा है, देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, देश को बांटने का काम हो रहा है, फूट डालो शासन कर की नीति को अपनाया जा रहा है? क्यों ममता बनर्जी को ऐसा लगता है सर? देखिए, जो यथार्थ है वही लग रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब से आई उनके पास हिंदू मुसलमान छोड़ के कोई मुद्दा नहीं रहा। जबकि भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहां पर विभिन्न धर्मों जाति के लोग रहते हैं। एकमात्र वो जो 80-20 का फार्मूला लेके चले हुए हैं कि उस पर लेके उनका केवल एक हिंदुत्व की आरएसएस को लेके बड़ापन बोलना। अभी आपके यूपी के इलेक्शन में उनका जो एक स्लोगन निकला था, बड़ा जो अलगाववाद का स्लोगन है, अभी तो अयोध्या है, मथुरा काशी बाकी है। ये क्या है? किसी दूसरे धर्म के लिए स्लोगन क्यों नहीं है? जबकि भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन था सबका साथ सबका विकास। कहाँ ये सबका साथ है? जातियों को विभाजित करके शासन करना चाहते हैं। फूट डालो शासन करो की नीति लेके चल रहे हैं, जो अंग्रेजों की नीति, अंग्रेजों की नीतियों को अपना करके चलते हैं, जो भारत की नीति नहीं। तो ममता बनर्जी ने यथार्थ कहा है और सत्य कहा है और लोगों को आईना दिखाया है कि अच्छे दिन के नाम पर आपको कहां ले जा रहे हैं।
ठीक है मिश्रा जी, अच्छे दिन के नाम पर देश में कहां आखिर सरकार लेकर जा रही है, ये एक बड़ा सवाल यहां पर विपक्ष के पार्टियां उठा रही है। और सवाल ये भी, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा है कि देश में आइसोलेशन की राजनीति चल रही है, हिंदू और मुसलमान को लड़ाया जा रहा है और खुद तमाशा देखा जा रहा है। आज देश में जो फूट डालो और शासन करो की नीति चल रही है वो देश के लिए ठीक नहीं है, अलगाववाद की नीति चल रही है वो देश के लिए ठीक नहीं है। सर, क्यों तमाम राजनीतिक पार्टियों को ऐसा लगता है, मैं ना सिर्फ टीएमसी की बात कर रही हूँ, ना सिर्फ ममता बनर्जी की बात कर रही हूँ, बल्कि तमाम और राजनीतिक पार्टियों को भी ऐसा लगता है कि जब से भाजपा आई है देश में फूट डालो शासन करो की नीति को अपनाया जा रहा है, अलगाववाद की नीति को अपनाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है। सबसे पहले मैं अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और ईद सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। जी, और निश्चित तौर पर जो ममता बनर्जी ने जो अभी कहा है, और मैं कहता हूं उनका मैंने ट्वीट देखा, वी आर नॉट स्केयर्ड, हाउ टू नो, लिखा हुआ है वी नो हाउ टू फाइट। मैं कह रहा हूं वी नो हाउ टू फाइट, अगर जैसे इन्होंने शब्द लिखा है, मैं कह रहा हूं यही शब्द ऐसे कहती जो कि कैसे सौहार्द बनाया जाता है, सामाजिक सौहार्द कैसे बनाया जाता है, तो शायद लगता है जो कि एक कदम और उनका जो है सो उनका कद जो है सो ऊंचा हो जाता। अब देखिए डरा कौन रहा है यहाँ पर। अब हमने तो जैसे अगर मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जहाँ पर 24-25 करोड़ जनता का प्रदेश है, आपने देखा जो कि पिछले दिनों में जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक हुई, और वो विषय लेकर के अगर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार किस तरह से सामाजिक सौहार्द के साथ, जिस तरह से लाउड स्पीकर का विषय हो, चाहे हनुमान जन्मोत्सव का विषय हो, चाहे आप देखेंगे जो कि रामनवमी का विषय था, हर एक चीज को कैसे दोनों धर्म गुरुओं को बिठा करके और उनके साथ बातचीत करके और सामाजिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था को बेहतर करते हुए उन्होंने जिस तरह से एक उदाहरण पेश किया, बिल्कुल काबिले तारीफ है। और अब यहाँ पर क्या है, अगर आज ईद की ईद अगर मनाने के लिए आपने इस तरह के शब्द का प्रयोग किया, अब वहीं पर अगर परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया के विषय के ऊपर में भी अगर कहते जो कि हमको इस तरह से सौहार्द कैसे बनाया जाता है, इसके लिए कैसे हमको तैयारी करनी पड़ेगी, वो हम अगर आप ट्वीट करते तो निश्चित तौर पर उनका एक कद बढ़ जाता। अब यहाँ पर जैसे मोहन भागवत जी ने पिछले भी कई दिनों से कह रहे हैं जो कि यहाँ पर देश में उन संगठन के लिए कहीं कोई जगह नहीं है जो एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश करते हैं। हम तो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, लेकिन कौन ऐसा व्यक्ति है देश के इतिहास में ऐसा कभी हुआ है क्या कि हनुमान चालीसा पढ़ने पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया हो, लाउड स्पीकर का इतना ज्यादा विवाद हो गया हो, सवाल इस बात को लेकर है कि जुलूस निकल रहा है उस पर पत्थरबाजी हो गई हो। कश्मीर में तो सर सुना था, लेकिन अब तो देश भर में हो रही है, सरकार आपकी केंद्र में है, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर आपकी सरकार है सर, वहां पे भी पत्थरबाजी हुई। ये हो क्या रहा है देश में? अगर ये सवाल उठ रहे हैं तो सर क्यों उठ रहे हैं? इन बातों का भी तो आपके पास जवाब होना चाहिए सर। बिल्कुल जवाब है, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल जवाब है। आज अगर टीएमसी अगर तुष्टीकरण की राजनीति करती है, अगर मान लीजिए अघाड़ी सरकार अगर महाराष्ट्र में अगर तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ये तुष्टीकरण क्यों? आप एक आईने से क्यों नहीं सब कुछ देखते? आप कह रहे आज उद्धव सरकार अगर एक आईने से अगर नहीं देखना चाहती, मात्र दिशा निर्देश जो न्यायालय का दिशा निर्देश है उसको पालन नहीं करवाने के लिए क्या राजनीति इस तरह से होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं जो कि न्यायालय के जो गाइडलाइंस हैं, जो दिशा निर्देश हैं, उसको पालन करने के लिए आपको जो करना पड़े करिए। लेकिन जिस तरह से आपने एक मात्र हनुमान चालीसा पढ़ने के नाम के ऊपर में आप नवनीत राणा जी के ऊपर में देशद्रोह का केस कर दिया, क्या ये हास्यास्पद नहीं लग रहा है? इससे क्या होता है तो देश की छवि खराब होती है, और ये देश सबका है, न कि हमारा ही है। आज मान लीजिए 2014 के बाद अगर हम सरकार के अंदर में हैं तो आपको इस तरह से आपकी भावना इस तरह से ये होगी जो कि आप देश तक को बदनाम करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है राम प्रकाश पांडे जी, क्या ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है क्या? और सवाल इस बात को लेकर भी, क्या इस मुद्दे पर वो खुद सियासत कर रही हैं क्या? मौका ईद का है, मौका उन त्योहारों का है जो कि आज मनाया जा रहा है धूमधाम से, लेकिन उसके बावजूद भी उस मुद्दे पर भी सियासत करना, उस मुद्दे पर भी हिंदू मुस्लिम करना, उस मुद्दे पर भी अलगाववाद की राजनीति करना, या फिर यूं कह देना कि देखिए फूट डालो शासन करो की नीति चल रही है। सर ये क्या बताने की, ये क्या जताने की कोशिश है? ये क्या बताना चाहती है ममता बनर्जी कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही हम भाईचारे, आपसी सहयोग के साथ, आपसी भाईचारे के साथ रह रहे हैं? सर क्या पश्चिम बंगाल देश से अलग है क्या? बाकी भी तो देश में राज्य है, वहां पर कौन सी आप ऐसी हिंसा देख रहे हैं, कौन सी आप ऐसी लड़ाई देख रहे हैं जो आपको लग रहा है कि सिर्फ पश्चिम बंगाल ही इससे छूता है, बाकी पूरे देश में लड़ाई झगड़ा और दंगा हो रहा है?
देखिए नेहा जी, मैं बोल रहा हूँ पश्चिम बंगाल को भारत से अलग नहीं है, किंतु आपको कुछ एक चीजें बताता हूँ। उस समय इनकी क्या रोल रहा। देश के प्रधानमंत्री देश के रक्षक होते हैं, और दिल्ली में जब नारा लगता है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, उसके प्रति और इनके कहाँ नारा लगता है? कहाँ नारा लगता है? कहाँ नारा लगता है सर? दिल्ली में लगा था। किसने लगाया था? भाजपा के प्रतिनिधि ने लगाया था। कौन से प्रतिनिधि ने लगाया था सर? कौन से प्रतिनिधि ने लगाया था? मुद्दे पर रहिए, कौन से प्रतिनिधि ने लगाया था? क्या ये इनका नजर है? देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। किसने बोला था ये? कहाँ आप ले जा रहे? किसने बोला था ये? भाजपा के प्रतिनिधि ने, भाजपा के समर्थक ने बोला था। किसने कौन थे भाजपा के समर्थक, बताइए। नाम का नाम है कपिल जी थे क्या? कपिल मिश्रा। सर अधूरी जानकारी हमेशा घातक होती है। अच्छा, दूसरी बात है सोडियम नेहा जी, मैं बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जब बंगाल में नेताजी के जन्मदिन उत्सव मनाने आए थे, और उस समय में भाजपा के समर्थक जय श्री राम का नारा दे रहे थे। नेताजी का जन्म दे रहा है और वहाँ जय श्री राम का नारा लगाने का क्या मतलब है? क्या मतलब है? क्या तात्पर्य है? बताइए ना सर, क्या मतलब है? जय श्री राम बोलना गलत है क्या? कौन सा है? जय श्री राम बोलना गलत है क्या? जय श्री राम बोलना गलत है क्या? मैं कभी गलत नहीं बोल रहा हूँ, किंतु जय श्री राम का नारा लगाने का जगह भी होता है। किसी राजनीतिक मंच से मैं जय श्री राम अगर आप वहाँ बैठ के जय श्री राम बोल देंगे गलत हो जाएगा क्या? सड़क पे बोल देंगे गलत हो जाएगा क्या? कहाँ कोई जगह डिसाइड है क्या सर? कहाँ जय श्री राम बोलेंगे आप? ठीक है नेहा जी, किंतु मैं बोलूंगा, मैं श्री राम का भक्त हूँ। मैं उनको राजनीतिक में कभी खींचूंगा नहीं। मैं अपने धर्म को तोहीन नहीं करूंगा। नहीं, प्रधानमंत्री पहुंचे नहीं, वो राजनीतिक कार्यक्रम था क्या? वो राजनीतिक कार्यक्रम था क्या? आंटी जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? हर मुद्दे पर सियासत करनी है, हर विषय पर सियासत करनी है सर। हम सबके सम्मान है, उनको लेके किसी धर्म को लेकर राजनीति ना करेंगे, क्योंकि भारत में विभिन्न धर्म। वही चीज मैं आपसे कह रही हूँ सर, आपने उसको इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया। इनडायरेक्टली आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आज मौका है, दस्तूर है, उसको भापते हुए मौके पे चौका मारने की कोशिश ममता बनर्जी की तरफ से की गई क्या? ईद का मौका है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का राग छेड़ दिया एक बार फिर से, ऐसा है क्या? ना, ऐसा कुछ नहीं है। फिर कैसा है? लोगों को सचेत किया कि इस तरह से, देखिए हमने आज ईद के मौके पर लोगों को सचेतना एक दी कि देखिए इस तरह की एक परिस्थिति जन्म कर देने के लिए जा रही है भारतीय जनता पार्टी। आप सचेत रहिए, आज ईद का मौका है, भाईचारा का मौका है, सबसे मिलन रहिए। सबसे ज्यादा हिंसा की खबरें कहाँ से आती है ये पता होना चाहिए आपको। सबसे ज्यादा हिंसा की खबरें कहाँ से आती है ये आपको जानना चाहिए, और उसके बाद इस तरह के कहीं ना कहीं मसले उठाने। रमाकांत जी, अब सवाल इस बात को लेकर भी है, क्योंकि जब बात अगर करते हैं कि जी देश में आपसी सद्भाव, आपसी भाईचारा कहीं ना कहीं खंडित हो रहा है, तो सर क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है क्या? शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है। जी कैसे भ्रम है ये सर? यहाँ पर मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि जहां तक बात है मुस्लिम त्योहारों, आपने या हमने देखा होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर में जब विजयादशमी का और माँ दुर्गा का विसर्जन का समय आता है, वहां पर हम देखते हैं जो विसर्जन के लिए अलग दिन मुकर्रर कर दी जाती है, क्योंकि मुस्लिम त्योहार है। ये क्या दर्शाता है? पहली बात, जो पश्चिम बंगाल के अंदर में जब हिंसा होती है तो किस तरह से एक राजनीतिक पार्टी जो है कुछ असम्बल हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, और उसके ऊपर में कोई एक शब्द नहीं बोलता। ये सब क्या दर्शाता है? ये वो पार्टियां हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। हम तो बिल्कुल संभाव, अगर हमने कहा है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, बिल्कुल हमने कहा है तो बिल्कुल उसके ऊपर में हम अमल कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं जो कि हम एक कमिटमेंट के साथ, हम एक मिशन के साथ काम कर रहे हैं। ये जो पार्टियां हैं इसके तौर पर ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। अब देखिए, हिंदू धर्म के अंदर में जो भी त्योहार है इसके ऊपर में इनका एक भी शब्द नहीं निकलेगा। आज ईद भी है, परशुराम जयंती भी है, आज अक्षय तृतीया भी है, लेकिन इन्होंने एक शब्द नहीं कहा। लेकिन आज अगर हमारा सोशल मीडिया अगर हमारा अकाउंट देखेंगे, जबकि मैं छोटा सा एक कार्य करता हूँ, हमने तीनों को जो है हमने बधाइयां दी है, दान दिए हैं, के लिए भी दी है,
हमने अक्षय तृतीया के लिए भी है, परशुराम जयंती के लिए भी है। हमने तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करनी है, राजनीति करनी है तो लेकिन सर एक सेकंड सर, आज जिस तरह से देश में माहौल है हिंदू मुस्लिम को लेकर, इससे पहले था क्या? देश तो सर कितने सालों से चल रहा है, सरकारें आई और गई, लेकिन क्या ऐसा माहौल था क्या पहले? बिल्कुल नहीं था माहौल। क्यों हुआ सर ऐसा माहौल? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी वजह बता रहा हूँ आप। देखिए इसमें क्या होता है, तो जैसे कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं में देखिए सब कुछ कानून के साथ आप करेंगे, ये चीज बिल्कुल संभव नहीं। प्रशासनिक व्यवस्था से करेंगे बिल्कुल संभव नहीं है। इसमें सामाजिक व्यवस्था को भी देखना पड़ेगा और साथ ही साथ स्वतः संज्ञान लेने की भी जरूरत है, तो हम कहाँ गलत हैं कहाँ सही हैं। केवल राजनीति रोटी सेकने के लिए आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये तो हास्यास्पद भी लगता है। सामाजिक व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? सामाजिक व्यवस्था से क्या मतलब निकाले हम इसका? सामाजिक व्यवस्था से ये मतलब निकालना चाहिए क्योंकि हम सब की भी जिम्मेदारी है। नहीं तो लोगों ने आके हिंदू मुस्लिम कर दिया क्या? सर ये वही लोग हैं जो कि 75 सालों से देश में रह रहे हैं या उससे पहले से भी रह रहे हैं, तो उन्होंने अब हिंदू मुस्लिम करना चालू कर दिया 2014 के बाद से? नहीं, मैं कह रहा हूँ सामाजिक व्यवस्था के अंदर में आज अगर इस तरह का अगर मतलब राजनीतिक व्यवस्था की बात करिए सर, राजनीतिक व्यवस्था की बात करिए। राजनीतिक व्यवस्था की मैं कह रहा हूँ, हर एक व्यवस्था की मैं क्यों ना बात करूं। अगर सामाजिक व्यवस्था में आज अगर ममता जी को इस बात के ऊपर में कोई सपोर्ट कर रहा है तो ये क्या सामाजिक व्यवस्था नहीं है क्या? बिल्कुल सामाजिक व्यवस्था है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ जिम्मेदारी सबकी बनती है। तो ऐसे सौहार्दपूर्ण माहौल को किस तरह से बनाया जाए। लेकिन विपक्ष तो ये भी कहता है कि मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश आप लोगों की तरफ से की जाती है, इसलिए कभी लाउड स्पीकर का मसला उठा दिया जाता है, कभी हनुमान चालीसा, कभी जुलूस पे पत्थरबाजी हो जाती है, तो कभी कोई और हिजाब का मुद्दा उठा लिया जाता है। सर एक मुद्दा थमता नहीं कि दूसरा तैयार रहता है, ताकि पेट्रोल पे ध्यान न जाए कि उसका प्राइस कितना बढ़ा हुआ है, महंगाई पे और ध्यान न जाए कि खाद्य पदार्थों की वस्तुएं कितनी महंगी हो गई है, या फिर तमाम जो और विषय है बेरोजगारी की ले लीजिए, या फिर जो और दिक्कतें लोगों को फेस करनी पड़ती है, उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए या भटकाने के लिए आप लोग इस तरह के मुद्दे ले आते हैं। हम नहीं लाते। कौन लाता है? हम तो अभी भी कह रहा हूँ, कौन लाता है? कह रहा हूँ हम नहीं लाते, बल्कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, और विपक्ष में मैं सबका, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, मैं सबकी बात बता रहा हूँ मैं आपको। क्यों ना बेरोजगारी के ऊपर में बहस होना चाहिए, क्यों ना महंगाई के ऊपर में बहस होनी चाहिए, हर एक के ऊपर में बहस होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो एक वर्ग को आप खुश कर रहे हैं और एक वर्ग को जो है सो आप नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह की राजनीति। ठीक है पांडे जी, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ज्यादा महत्व रखता है, या फिर बेरोजगारी का, महंगाई का, इन मुद्दों को उठाना चाहिए ममता बनर्जी के जरिए? देखिए पहले तो मेरे मिश्रा जी को मैं प्रणाम करूंगा कि मेरे बड़े भाई के रूप में ही है वो, और मैं दायित्व तो लेके बोलूंगा कि एक बार सोच के देखिए कि भारत किस दिशा में जा रहा है। जहां पर इन मुद्दों के लिए चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी शासन में बैठी है, चर्चा करने के लिए विपक्ष बुला नहीं है, और लोकतंत्र में विपक्ष नहीं रहेगा तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। आप कहां चर्चा का मौका देते हैं? आप तो केवल कभी आपके पास 3 तलाक का मुद्दा आता है, कभी आपके पास मूर्खे का मुद्दा आता है, कभी हनुमान चालीसा और अजान का मुद्दा आता है, अभी आपके पास ये मुद्दा आ गया। अरे मुद्दों से तो लोग को आप भटका रहे हैं, क्योंकि लोग को तो जो आपने लुभावने एक वादे किए थे, सब वादे पर विफल हुए हैं। फिर क्यों जनता बार बार मौका दे रही है सर? क्यों जनता बार बार मौका दे रही है? कहाँ जनता बार बार मौका दी है? इनको एक एक करके एक एक जगह से आज पंजाब में आ रहे हैं, पहले बंगाल में आ रहे हैं, उपचुनाव में हारे जा रहे हैं। पंजाब में तो इनकी सरकारें नहीं थी, बार में कोई भी दल, बंगाल में भी इनकी सरकार नहीं थी। किसकी? नहीं ठीक है, वहां पर अपनी जितनी बढ़त दिखा रहे थे, यही अमित शाह, नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे और नारा दिया था 300 पार का। कहाँ गए? लोगों ने इनको तो नहीं माना। इन्होंने जो सपने दिखाए थे बंगाल में, वो सपनों को नहीं माना, क्योंकि बंगाल में उन सपनों को नहीं माना जो सपने आप लोगों ने दिखाए थे। जो हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की थी उसको भी नकार दिया। सर मेरे से प्रश्न कर जी, रहे हैं जी रमाकांत जी। नेहा जी देखिए, मैं कह रहा हूँ आज अगर समाज के अंदर में कोई कुरीतियां जो बरसों से चली आ रही है, अगर उसको रिफॉर्म करने की अगर जरूरत है, सुधार करने की जरूरत है, ये उसको किस परिप्रेक्ष्य में ले जाते हैं ये समझने की बात है। आज ये कहते हैं जो 3 तलाक का विषय,
तीन तलाक की का विषय क्या यह सामाजिक कुरीतियां नहीं है? क्या अगर मान लीजिए अगर हिजाब का मुद्दा है तो क्या एक जो शिक्षण संस्थान है उसको स्वतंत्र न छोड़ा जाए, अपना एक ड्रेस कोड न हो? यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करूंगा, क्यों ना करूं बात यूनिफॉर्म सिविल कोड का? तो ऐसी जो सामाजिक कुरीतियां हैं इसको सुधार की जरूरत है, इसको सुधार की जरूरत है। तो सरकार बिल्कुल संवेदनशील है और बिल्कुल सुधार करेगी इस ऊपर में। आप भले ही इसको जिस ओर लेकर के जाना चाहें ये जाएं तो उससे कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कहीं पे भी सुधार की जरूरत बिल्कुल हम सुधार करें। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जाहिर तौर पर हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर सोचने की फिलहाल जरूरत है और उन मसलों पर बहस करने की जरूरत है जिससे कि जनता को कोई फायदा हो, जनता जिससे लाभान्वित हो। ऐसे मुद्दों पर डिस्कशन करिए, ऐसे मुद्दों को उठाइए जिससे कि जनता को भी लगे कि हाँ, आप उनके लिए आवाज अपनी बुलंद कर रहे हैं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना। नमस्कार।